हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन है उस अध्याय को स्टार्ट करेंगे। और मैं पहले बता दूं कि ये जो अभी बैच चल रहा है ये संपूर्ण तरीके से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए समर्पित है। तो साथ में पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, मज़ा खूब आने वाला है और आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब एकदम पानी की तरह क्लियर होंगे। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन वाले अध्याय को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें कि बच्चों ये जो प्रकाश है वास्तव में जिसके ऊपर पूरा अध्याय पढ़ना है आपको, वो है क्या चीज़। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, तो आप समझिएगा कि प्रकाश अपने आप में ऊर्जा का एक रूप है। समझे, ऊर्जा का कैसा रूप, क्या काम है इसका। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हम में, मतलब इंसानों में, जानवरों में या किसी भी चीज़ में देखने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अंधेरे में तो चीज़ें देख नहीं पाते हैं, हमेशा हम लोग जब प्रकाश उपस्थित हो तभी चीज़ें देख पाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग प्रकाश के गुणधर्म पढ़ने के लिए। सीधे परावर्तन का चैप्टर है, परावर्तन लेके सीधे स्टार्ट हो गए, किताबों में भी ऐसा ही देता है, तो उससे ना आप बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें छूटेंगी ना बच्चों, ये आपको आगामी जीवन में ना बड़ा मुश्किल करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हर वो चीज़ जो ज़रूरी है आपको एक 10वीं क्लास के बच्चे को जानना ज़रूरी है, मैं वो बताते चलूँगा। बस आपका इतना काम है कि मेरे साथ आपको बने रहना है, हर टॉपिक का पूरा नोट्स बनाना है। और आप देखिए कि आप केवल 10वीं में ही अच्छा स्कोर नहीं करेंगे बल्कि जीवन के हर एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रकाश के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश के गुणधर्म बच्चों पहला गुण दिखा रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि यार ये तरंग क्या चीज है। ठीक, तो देखो ये जो है ना, ये पेन एक वस्तु है, या एक जब वस्तु छोटी होती है तो उसको हम कण बोल सकते हैं। वस्तु या कण के साथ ये दिक्कत है ना कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना जाना नहीं कर सकते। जैसे ये पेन को अगर मैं इधर फेंकूंगा तो ये बोर्ड के उस पार नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक वस्तु है, एक कण है। पर जो तरंग होता है, तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक दीवार को पार करके दूसरी ओर भी जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए एक कमरा बंद है, उस कमरे में अगर मैं ये पेन फेंकूंगा तो स्वाभाविक सी बात है दीवार के उस पार नहीं जा पाएगा। पर उस बंद कमरे में अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरी जो आवाज़ है वो कमरे के उस पार जरूर से जा सकती है। समझ में आ रही बातें? क्यों? क्योंकि मेरा जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो अपने आप में एक तरंग है। तो तरंग से बच्चों आप इतना समझेंगे कि तरंग का अर्थ यह है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिसका आना जाना संभव हो। अब ये जो तरंग होता है प्यारे बच्चों, ये तरंग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तरंग सामान्यतः आप लोग दो प्रकार कर लेंगे। चलिए इस बोर्ड को थोड़ा सा हम लोग ग्रीन कर देते हैं, अब ज्यादा अच्छा लगेगा। जो तरंग है बच्चों, तरंग ये दो वर्गों में वर्गीकृत होता है। ठीक, पहला है आप लोग का, इसे हम नाम देंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। और दूसरा जो आता है बच्चों वह है यांत्रिक तरंग। क्या है? यांत्रिक तरंगे। थोड़ा सा देखो, एक लाइन हम पढ़ना शुरू किए, बस उस लाइन को भी अच्छे से जानना है। और हर वो चीज जो मैं बताते जा रहा हूं ना बच्चों, एक 10वीं क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और मजे लेते रहिए। ठीक है, चलिए अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इनके लिए क्या दिक्कत है, तो इनको संचरण के लिए माध्यम की अनिवार्यता है, नहीं है। ठीक है, माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है। मतलब अगर माध्यम हो तो भी ठीक है और माध्यम ना हो तो भी चलेगा, ये लोग संचरित हो सकते हैं। ठीक, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर प्यारे बच्चों जो यांत्रिक तरंग है इनको संचरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो संचरण के लिए माध्यम अनिवार्य है। ठीक,
मतलब अगर माध्यम ना हो, माध्यम का मतलब वातावरण, ठोस, द्रव, गैस, जैसा भी हो, ठीक है, माध्यम अनिवार्य है। जैसे मैं थोड़ा समझाता हूं, समझिएगा बच्चों। मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पर हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे दो लोग 1 मीटर की दूरी पे बात करते हैं तो एक दूसरे की आवाज़ आराम से सुन सकते हैं। पर यही चीज़ अगर चंद्रमा पर आप चले जाए ना, चंद्रमा पे जब आप बात करेंगे 1 मीटर दूरी पर, आप चिल्ला चिल्ला के भी बात करेंगे ना, आपका दोस्त आपका आवाज़ नहीं सुन पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पे निर्वात है, वहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो जब माध्यम नहीं है तो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि उसके कानों तक पहुँच नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि ध्वनि तरंग अपने आप में एक यांत्रिक तरंग है, जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की अनिवार्यता है, माध्यम की उपस्थिति जरूरी है। चंद्रमा पर माध्यम है नहीं, हमारे मुख से निकली आवाज़ उसके कान तक पहुंच नहीं पाएगी। पृथ्वी पर माध्यम है, हमारे मुख से निकली आवाज़ आराम से सामने वाले को सुनाई देती है। तो ध्वनि तरंग अपने आप में आपको समझ में आया क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। पर प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा बच्चों, प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मतलब कि उसके संचरण के लिए माध्यम की कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर माध्यम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। प्रकाश हर जगह जा सकता है, ब्रह्मांड के हर कोने में जा सकता है। जैसे सूर्य प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर भी आती हैं, चंद्रमा पर भी जाती हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात आप समझ पाए कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इस लाइन के लिए मैंने आपको तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, इन सारी बातों को भी बता दिया। और क्लास 10th में तो तरंग नाम का चैप्टर भी होता है, जिसमें आप यांत्रिक तरंग में ही अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा, प्रकाश का क्या गुणधर्म है? तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ये तो बेसिक सा पॉइंट है, इसको समझाने जैसा कुछ नहीं है। प्रकाश हमेशा जैसे सूर्य से निकली हुई प्रकाश पृथ्वी पर एक सरल रेखा में आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, जो प्रकाश की चाल है ये हर एक माध्यम में अलग अलग होती है। इनका मान आप लोग याद रख लेंगे, हमेशा काम आएगा कि वायु या अगर निर्वात है तो उस समय प्रकाश की चाल आप लोग को याद रखनी है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर ये वायु हटा दीजिए, जल में ये होता है बच्चों 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब समझो वायु या निर्वात में प्रकाश ना 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में तय कर लेता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मांड में भौतिक अगर कोई राशि सबसे तेज है जिसकी गति वो है प्रकाश की गति। ठीक है। और वायु, फिर से ये वायु हटा दीजिए, कांच में या ठोस में जो प्रकाश की चाल आती है बच्चों वो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस मान को आप लोग लिख लेंगे, जो बोर्ड पे लिख के आ रहा है उसको अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको जीवन में देखने मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले गुणधर्म पर आते हैं प्रकाश के। क्या है अगला गुणधर्म? तो प्रकाश की चाल माध्यम परिवर्तन होने से परिवर्तित होती है। ये बात तो अभी अभी आपने देखा कि ठोस में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ थी, तो वही द्रव या जल में 2.25 × 10⁸ थी, और ठोस में 2 × 10⁸ हो गई। तो माध्यम जैसे ही बदला, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, प्रकाश की चाल तो बदल रही है। तो ये लाइन भी समझ में आए। ठीक है, ये चीजें भले से ही किताबों में नहीं होंगी बच्चों, पर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? और सीखते चलो ना, क्योंकि आप विज्ञान पढ़ रहे हो। विज्ञान का तो अर्थ ही है कि हर चीज के कारण को, उसके पीछे के तथ्य को जानना है। ठीक है, खूब मजा आएगा, साथ में बने रहना है, और पूरा सिलेबस भी करा के दूंगा मैं। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति माध्यम परिवर्तन से नहीं बदलती। ये एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों नाम दे रहा हूं, तो आप हमेशा से जानना ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अभी अभी पढ़ा कि प्रकाश एक तरंग है। भैया कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, कोई भी तरंग का तो गुण ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना जाना करना। कोई भी तरंग बच्चों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसकी एक ही भौतिक अवस्था है जो परिवर्तित नहीं होती, वह है उसका आवृत्ति। आवृत्ति कभी नहीं बदलता, चाहे वो यांत्रिक तरंग हो चाहे विद्युत चुंबकीय। हर तरंग की आवृत्ति हमेशा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो चाहे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित कर ले, उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। मतलब प्रकाश हवा से आके पानी में जाए, पानी से अपना प्रिज्म में जाए, प्रिज्म से फिर हवा में आ जाए, एक ही चीज है जो नहीं बदलेगी, वह है उसकी आवृत्ति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कई एग्जामों में पूछा जा चुका है ये। दूसरी बात आती है, अगली बात बच्चों, कि प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब द्वैत प्रकृति क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसके लिए कहानी सुना देता हूं। आज से मान लो 400 साल 500 साल पहले चले जाओ। आइजैक न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली वाला जो जमाना था, न्यूटन का युग था जो 16वीं 17वीं शताब्दी, उस समय के वैज्ञानिकों के पास ऐसा सुपर कंप्यूटर, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो तो बेचारे अपने सामने कुछ होता हुआ देखते थे, फिर सोचते थे और उससे सिद्धांत लिखते थे। जैसे न्यूटन के ऊपर सेव गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। सेव नहीं गिरा रहता, गुरुत्वाकर्षण नहीं आया रहता। सोचते हो ना क्यों बनाया भाई? ऐसा कुछ नहीं बच्चों, उन्होंने दुनिया को 100 साल आगे किया। तो मान लीजिए आज से उतने साल पहले, जब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, न्यूटन बैठा है धूप में, और धूप में उसने देखता है कि एक कटोरे पे, धूप में आप सबने गौर किया होगा, वो कटोरा गर्म हो जाता है। अंधेरे में होता है क्या? नहीं, धूप में ही होता है। तो न्यूटन इस बात को सोचे होंगे कि यार धूप में ये कटोरा क्यों गर्म हुआ? तो तथ्य आएगा क्योंकि धूप में प्रकाश है और कटोरा गर्म हो रहा है। मतलब प्रकाश आ रहा है, कटोरे से टकरा रहा है और उसको क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। कोई भी चीज किसी चीज से टकराती है बच्चों, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती ही है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश एक चीज है। एक चीज मतलब ऐसी चीज जो हमें दिखाई न दे, तो उस चीज को हम कण नाम देते हैं। तो न्यूटन ने प्रकाश का कौन सा व्यवहार प्रदर्शित किया? कण व्यवहार। ठीक है, पर बच्चों कण के साथ ये दिक्कत है, जैसे मान लो ये एक कण है, अगर मैं इसे बोर्ड पे फेंकूंगा ना, बोर्ड के उस पार नहीं जा पाएगा, टकरा के इधर ही रह जाएगा। पर जब थोड़ा और आगे बढ़े 100-200 साल, हाइगन नाम का एक वैज्ञानिक आता है और वही क्या देखता है कि अगर प्रकाश कण है तो उसको किसी चीज से टकरा के तो वापस लौट जाना चाहिए। पर प्रकाश के पास तो ये गुण है, आपने देखा भी होगा कि वो कांच के दरवाजे को तो पार करके अंदर आता है। वो प्रिज्म से एक प्रकाश जाता है, 7 रंगों में निकलता है। ये तो कोई कण नहीं कर सकता क्योंकि प्रिज्म के आर पार हुआ है। तो हाइगन क्या देता है? तरंग सिद्धांत। क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना जाना अगर कर रहा है तो प्रकाश को हाइगन क्या बोल दिया? तरंग बोल दिया। अब वैज्ञानिकों में झगड़ा शुरू। कुछ वैज्ञानिक इस बात पे अड़ गए प्रकाश कण है, कुछ कहते हैं प्रकाश तरंग है। तो इस बीच में एक बहुत बहुत प्रसिद्ध नाम दुनिया के सामने आया, जिसके बारे में आप सुने भी होंगे, द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन बोले काहे झगड़ा कर रहे हो भाई, काहे झगड़ते हो, दोनों रख लो। तो आइंस्टीन पहले इंसान थे जिसने प्रकाश का क्या किया बच्चों? द्वैत प्रकृति प्रदर्शित किया। ठीक, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने दिया? तो नाम याद रखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। कण व्यवहार किसने दिया? न्यूटन। तरंग व्यवहार हाइगन। और द्वैत प्रकृति किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन। पर उन्होंने ये बात कहा कि प्रकाश रखेगा दोनों व्यवहार, उसके पास 2 आत्माएं पाई जाएंगी, पर एक समय में वो एक ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मतलब जब वो कण है तब वो तरंग का व्यवहार नहीं करेगा, और जब वो तरंग है तब वो कण व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला थ्योरी भी आप सबको सही से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अब ये प्रकाश का 7वां गुण, जिसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना भी है, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है इसको समझो। लिखा हुआ है प्रकाश कणों का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है परावर्तन में, समझेंगे बात को कि भैया ये मान लीजिए एक सतह है, चिकनी सतह, यहां पर प्रकाश किरणें आई या आपतित किरण है, टकराई और वापस लौट गई। कहां से आई थी? हवा से आई थी। कहां लौटी? हवा में लौटी। मतलब माध्यम में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, आया हवा से गया भी हवा में, तो वह है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब दूसरे सिद्धांत पे आते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। इसको जान लो बच्चों, इसको रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। आप लोग थोड़ा इंग्लिश वाला नाम भी लिखते रहना बच्चों। और परावर्तन को हम लोग बच्चों रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक, अपवर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला चैप्टर यही है हमारा 10वीं के सिलेबस में देखोगे तो, और ये सारी चीजें बारी में रिपीट होंगी, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ते रहो कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना जाना करना, मतलब इस बार माध्यम परिवर्तित होगा क्या? तो बिल्कुल माध्यम में परिवर्तन होगा। जैसे प्रकाश, सूर्य प्रकाश हवा से आ रहा है और प्रिज्म में जा रहा है, 7 रंग में निकल रहा है, माध्यम बदला ना। हवा से, वायु से कहाँ चला गया? ठोस में, या हवा से आके जल में प्रवेश कर रहा है। तो जब भी माध्यम बदलता है बच्चों, तब उस घटना को आप क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना।
ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको थोड़ा सा मैं इस बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक, ध्यान देना कि जो प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाश है, ये वास्तव में 3 प्रकार में वर्गीकृत है। प्रकाश हमारे पास कितने प्रकार के हैं, तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से वो प्रकार हैं? तो पहला आता है बच्चों पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश, ये वर्गीकरण उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पे हो रहा है ना। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास दृश्य प्रकाश, इसी प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम चीजों को देख पाते हैं, है ना। और तीसरा है अवरक्त प्रकाश। क्या है? अवरक्त प्रकाश। नाम भी इसको याद रखो, इसको इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड लाइट। ठीक, इसको बच्चों आप नाम देंगे विजिबल लाइट। नाम ही है दृश्य, दृश्य मतलब विजिबल। और ये रहेगा बच्चों हमारा अल्ट्रावायलेट। नाम तो सुने ही होंगे, बीमारी का घर है ना भाई, ये सारे स्किन कैंसर इसी के कारण तो हो रहे हैं। ये है अल्ट्रावायलेट लाइट। 3 प्रकार के प्रकाश है हमारे पास तरंग दैर्घ्य के आधार पे। इसका क्या काम करना है? तो ये बीमारी का घर है। ओजोन लेयर सुने होंगे, ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हमको संरक्षित करके रखता है। कारण क्या है? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें ना बीमारी का घर है। 100 प्रकार की बीमारी होती है इससे। स्किन का कैंसर होता है। गर्मी के दिनों में देखियो, कहीं धूप में आप बहुत लंबे समय तक घूम के आ रहे हो, पूरा चेहरा आपका लाल जल जाता है। किसके कारण? इसी के कारण, पराबैंगनी किरणों के कारण। ठीक, अदृश्य किरणों का आपको उपयोग तो मैंने बता दिया कि इसके कारण देखने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अवरक्त किरणों का भी आप मान लीजिए एक प्रॉपर्टी जान लीजिए कि इसमें उष्मीय ऊर्जा पाई जाती है, गर्मी पाया जाता है। तो इसलिए अवरक्त किरणों, वो जो धूप में आपके कपड़े सूख रहे होते हैं ना, वो किसके कारण सूख रहे हैं? अवरक्त किरणों के कारण। तो सबके अपने अपने उपयोग समझ में आ गए। तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। तो कैसे इनका वर्गीकरण होता है बच्चों? तो यह याद रखना कि इसका तरंग दैर्घ्य को बच्चों हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका तरंग दैर्घ्य बच्चों 400 नैनोमीटर से कम होता है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। समझ गए? वहीं पर अगर आप लोग दृश्य प्रकाश देख रहे होंगे तो दृश्य प्रकाश जो रहता है, इसका जो तरंग दैर्घ्य रहता है, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में रहता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगा इसका क्षेत्र। और अगर आपके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मतलब प्रकाश एक पूर्ण चक्कर करने में जितना लंबाई लेता है, ठीक है, वो बाद में समझेंगे तरंग वाले चैप्टर में। इसका 700 नैनोमीटर से क्या रहता है? ज्यादा। ये 400 से कम, ठीक है, ये 400 से कम, ये 400 से 700, और ये 700 से क्या रहेगा बच्चों? ज्यादा रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य के आधार पर प्रकाश का वर्गीकरण हुआ। कितने प्रकार में? तो 3 प्रकार में, पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। नोट कर लेना बच्चों इसको, वीडियो पीछे करके। अब चलो मैं कुछ और चीजें इसमें ऐड कर दे रहा हूं कि आपने देखा जो विजिबल लाइट आया था, दृश्य प्रकाश, ये आप सबको पता है 7 रंगों में बढ़ता है, जिसको आप बेजानी हप्पिनाला का ट्रिक करके याद रखते हैं ना, विबग्योर। चलो लिख देते हैं विबग्योर। ये है भाई वॉयलेट, आई से इंडिगो मतलब जामुनी, ठीक है, बी से ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी, और आर से रेड मतलब लाल। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों दृश्य क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा दृश्य क्षेत्र है। और दृश्य क्षेत्र अभी भी आपने पढ़ा कहां से कहां तक होता है? 400 से 700 नैनोमीटर तक। मतलब इसका जो तरंग दैर्घ्य है ये 400 नैनोमीटर रहेगा उसके आसपास, और इसका तरंग दैर्घ्य रहता है मेरे प्यारे बच्चों 700 नैनोमीटर के आसपास। अब कैसे याद रखना है? तो रेड के ऊपर याद रख लेना इंफ्रारेड। रेड के ऊपर इंफ्रारेड, जिसे आपने क्या नाम दिया था? अवरक्त प्रकाश किरणें। ठीक, और वॉयलेट के नीचे याद रखना, वॉयलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें। याद रहेगा? वॉयलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, रेड के ऊपर इंफ्रारेड। मतलब ये 400 से नीचे आ रहा है। इसी के नीचे बच्चों आप लोग का एक्सरे भी आता है। एक्सरे जो मेडिकल में यूज होता है, आपकी हड्डी उड्डी का एक्सरे निकालते हैं ना। गामा रे भी आता है, गामा रे या कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे का मतलब होता है बच्चों जो तारों सितारों से जो प्रकाश किरणें निकलती है ना, काफी ऊर्जा वाली, वह है कॉस्मिक रे।
इसी के ऊपर बच्चों आप लोग का माइक्रोवेव्स आते हैं, वो जो माइक्रोवेव ओवन में रहता है, जल्दी खाना बनाता है, या रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को मैंने पूरा एक तरंग का चार्ट बना दिया, इससे ज्यादा आपको तरंगे जाननी नहीं है। मतलब आप देख पा रहे हो कितनी खूबसूरत पढ़ाई हो रही है कि हम प्रकाश के चैप्टर में तरंग का चैप्टर भी कवर कर ले रहे हैं। इसी तरह से विज्ञान पढ़ा जाता है। चीज़ों को जोड़ना सीखो बच्चों, एक बार जोड़ने लगेगा ना दिमाग विस्तृत हो जाएगा, और दिमाग खुल गया ना तो किताबें छोटी पड़ जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा है ना, इसकी तो क्षमता आप आ रहे हैं। तो ये बच्चों ये पूरा रेंज है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मेरे पास एक प्रकाश किरणें हैं, सोच के तुरंत अपने दिमाग में आंसर देना, और उसका तरंग दैर्घ्य बच्चों 200 नैनोमीटर है। कितना है? 200 नैनोमीटर। तो आप तुरंत समझ गए सर आप 400 से कम बोल रहे हैं। 400 से कम बोल रहे हैं मतलब वो क्या है? पराबैंगनी प्रकाश किरणों क्षेत्र का सदस्य है। अगर मैं बोल रहा हूँ 550 नैनोमीटर, तो 550 नैनोमीटर 400 से 700 के बीच में आएगा, वो दृश्य क्षेत्र का प्रकाश होगा। अगर मैं कहता हूँ 1000 नैनोमीटर है किसी प्रकाश किरण का तरंग दैर्घ्य, तो वो कौन सा प्रकाश किस क्षेत्र का होगा? तो वो अवरक्त क्षेत्र का प्रकाश होगा। बातें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसको नोट करना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई अलग अलग एग्जाम में, इनफैक्ट जब आप गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम देंगे, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, बड़े बड़े यूपीएससी के एग्जाम देंगे, एसएससी के एग्जाम देंगे, रेलवे, उन सब में आपको ये काम आने वाला है। मतलब हमारी पढ़ाई का स्रोत ऐसा है ना कि 10वीं में फोड़ फाड़ के नंबर लाना है, और उसके बाद जीवन के हर एग्जाम में भी ना अपने आप को सफल करना है। मैं तब तक साथ दूंगा जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए बच्चों आगे आ जाते हैं, अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं प्रकाश का। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई, ये वही चीजें थी। अब देखिए, अब हम अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या है? इसकी परिभाषा तो हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी चिकने सतह से या चमकदार सतह से प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौटने की क्रिया प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। समझते हैं इस बात को, कैसे काम करता है प्रकाश का परावर्तन। तो ये मान लीजिए एक चिकना चमकदार सतह है। ठीक, इसको मैं पॉलिश कर दिया। पॉलिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रकाश इस पार से उस पार आना जाना ना कर सके। ये मान लीजिए प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण आती है हम उसको क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को भी आप नाम याद रखेंगे। यह है बच्चों आपका आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु। और यही प्रकाश किरण टकरा के लौट जाएगी, जो लौटती है उस किरण को हम नाम देंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण। अब यहां याद रखना, आपतन बिंदु पर ना इस सतह की एक 90 डिग्री पे लाइन खींचना, और ये लाइन कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। ठीक, अब आपतित किरण, यही परावर्तन की परिभाषा भी रहेगी ना कि भैया अगर आपतित किरण और अभिलंब, हमेशा कोण अभिलंब के साथ बनता है, इसके बीच में बनने वाले कोण को आप लोग नाम देंगे कोण आई। इसे हम नाम देते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं हम? आपतन कोण। ठीक, आपतन कोण। और वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम नाम देंगे एंगल आर। और ये एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। क्या कहा जाएगा बच्चों? परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तन कोण। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में भी सारी चीजें पहले से बनी हुई थी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। यहां पर लिखा हुआ है आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण है आर। ठीक, तो ये है पूरा परावर्तन की घटना। अब परावर्तन की घटना में आप लोग समझ तो पाए कि परावर्तन क्या है, कैसे काम करता है। अब परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। आपको केवल पढ़ाई करना है बच्चों नियमित परावर्तन पे, अनियमित परावर्तन आपको पढ़ना ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि अनियमित परावर्तन, जैसे मान लो हमारी उबड़ खाबड़ पथरीली टाइप की जमीन है, उस पर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो छिटक जाती हैं इधर उधर, तो उस केस में आपतन और परावर्तन कोण का मान बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसमें? अनियमित परावर्तन में। पर हमारे किताब में, हमारे सिलेबस में केवल क्या है? नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन में याद रखना एंगल आई, एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे।
जितने डिग्री से आया टकरा के उतनी ही डिग्री से दूसरी दिशा में निकल जाएगा, माध्यम सेम रहेगा, क्योंकि परावर्तन में माध्यम नहीं बदलना है। ठीक है बच्चों। अब देखो परावर्तन संबंधी कुछ तथ्य भी, जैसे समझ में आ रही है बातें। ये आया टकराया लौट गया, ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण भी कितना डिग्री रहेगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप कौन सा परावर्तन ले रहे हो? नियमित परावर्तन ले रहे हो। तो नियमित परावर्तन के लिए एंगल आई, एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे। अनियमित परावर्तन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, पर अच्छी बात तो यह है कि हमारे सिलेबस में यह अनियमित परावर्तन नहीं है, तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ टुरन। ठीक। अब चलो देखो परावर्तन के संबंधी कुछ तथ्यों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ये चीजें, यही खूबसूरती है जब मैं आप लोग को ये सारी बातें पढ़ा रहा हूं। तो पहली बात तो आप समझ गए कि परावर्तन में आवृत्ति बदलती है। क्या मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया प्रकाश एक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और तरंगों की आवृत्तियां नहीं बदला करती, तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। परावर्तन में प्रकाश की चाल बदलती है। क्या? तो परावर्तन में प्रकाश हवा से आया, टकराया, हवा में लौट गया, माध्यम बदला क्या? नहीं बदला ना, तो प्रकाश की चाल भी परिवर्तित नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि आपने देखा था माध्यम हवा में उसकी चाल अलग थी, जल में अलग थी और कांच में अलग थी। माध्यम बदलता ना तो प्रकाश की चाल बदलती, पर यहाँ माध्यम बदल नहीं रहा, इसलिए प्रकाश की चाल भी क्या रहेगी? अपरिवर्तित। तरंग दैर्घ्य भी बच्चों रहता है अपरिवर्तित। कला और तीव्रता, ये दो चीजें प्रकाश की परिवर्तित हो जाती हैं परावर्तन के दौरान। ठीक है। तो ये हमारे बेसिक से कॉन्सेप्ट है परावर्तन की घटना में क्या क्या चीजें हैं। आप देखिए आपने क्या क्या चीजें सीखा। आपने परावर्तन सीखा, उसके प्रकार जाना, उससे आधारित तथ्य जाना, प्रकाश के गुणधर्म जाने। अब आज लास्ट हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आता है। तो कुछ नहीं है बच्चे, ये सारी चीजें तो हम लोग डील कर चुके हैं। 2 नियम होते हैं इसमें। प्रथम नियम क्या है? तो प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते थे, ये डायग्राम जो हमने बनाया था, यह है आपतित किरण, यह है आपकी परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर ये रहा आपका अभिलंब। तीनों के तीनों एक ही तल पे पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं? बिल्कुल पाए जा रहे हैं। कब के लिए? नियमित परावर्तन के लिए। पहला नियम आप सबको समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा, तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। द्वितीय नियम कहता है बच्चों कि नियमित परावर्तन, मैंने पहले ही लिख दिया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आपतन और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। एंगल आई बराबर होता है किसके? एंगल आर के। ये वाली चीज भी हम लोग देख चुके हैं, तो हम तो पहले से ही परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये था बच्चों आज का आपका सेशन। आज का ये जो वीडियो था एक सामान्य इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो था, जिसमें हमने प्रकाश के गुणधर्म और परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम, इन सारी बातों को ठीक से समझा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा होगा। आपको नई नई बातें जानने मिली होंगी। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट बच्चों वो माध्यम है जिससे आपका और मेरा संवाद हो सकता है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब भी करना चैनल को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद।